एक समय की बात है। एक मेहनती चूड़ी वाला मनिहार था और वो उसकी पत्नी दोनों मिलकर खूब मेहनत करते थे। दोनों मिलकर चूड़ियां बनाते और पति बाहर जाकर चूड़ियां बेचता था, जिससे दोनों अपना जीवन बहुत ही खुशी से बिता रहे थे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। उसका नाम वो रुक्मणी रखते हैं। फिर वो तीनों खुशी खुशी रहते हैं। देखते ही देखते बेटी बड़ी होने लगती है और अपने पिताजी से चूड़ियां बनाना भी सीखती है। पिताजी, देखिए तो मैंने कितनी सुंदर चूड़ियां बनाई हैं। हाँ मेरी बेटी, बहुत सुंदर है ये। लेकिन बेटा, तुम ये सब काम मत किया करो। देखो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और हाथ भी बहुत सख्त हो जाएंगे। पिताजी, मुझे ये चूड़ियां बनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी भी मिलती है मुझे, जैसे आपको मिलती है। इसलिए मैं भी आपकी ही तरह चूड़ियां बनाऊंगी और उन्हें बेचने का काम भी करूंगी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा बिल्कुल भी मत बोल। हम दोनों तुम्हारा विवाह एक बहुत अच्छे घर में करना चाहते हैं, ताकि जो सुखी जीवन हम न दे सके वो तुम्हें वहाँ मिले। बिल्कुल सही कहा बेटा तुम्हारी माँ ने। आप ऐसा ना सोचें माँ। पिताजी और आप दोनों ने मुझे बहुत अच्छा जीवन और शिक्षा दिया है। कुछ दिन बाद रुक्मणी के लिए एक रिश्ता आता है। संयोग से वो लोग उसकी माँ के गांव से होते हैं। वे लोग उसे देखने उनके घर आते हैं। सुना है आप बहुत ही अच्छी चूड़ियां बनाते हैं। हमारी तो चूड़ियों की ही दुकान है। क्यों ना इस विवाह के साथ साथ हम एक दूसरे के साथ काम भी करें। सभी खुश हो जाते हैं। उन्हें रुक्मणी बहुत पसंद आती है। वे लोग जल्द ही दोनों का विवाह करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद रुक्मणी को यह एहसास होता है कि उसका पति घर के कारोबार में उसके पिताजी यानी रुक्मणी के ससुर जी की कोई मदद नहीं करता है। बहुत आलसी है। वो कोई भी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं होता है। इसी बीच रुक्मणी 2 जुड़वा बच्चों को भी जन्म देती है। और एक दिन, सुनिए, आप हमेशा इसी तरह आलस बिल्कुल न करें। दुकान जाकर पिताजी की मदद कीजिए। तुम मुझे ज्ञान ना दो, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया करो, समझे? मुझे आराम करने दो। पिताजी है ना, सब काम संभाल लेंगे। रुक्मणी उदास मन से वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिन बाद उसके ससुर जी यानी कि अनिल के पिता बहुत बीमार हो जाते हैं और दुकान नहीं जा पाते। रुक्मणी सोचती है शायद अब उसके पति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। और अगले दिन, रुक्मणी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। रुक्मणी खुश हो जाती है और दिन का खाना साथ देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें आज डॉक्टर के पास लेकर जाना है और आज ही मेरे माता पिता भी उनसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। देखो रुक्मणी, तुम्हें जो करना है करो। मुझे परेशान मत किया करो बार बार। डॉक्टर के यहाँ भी तुम ही ले जाओ। ये सब मुझसे नहीं होता है। ये कैसी बात कर रहे हैं? वो पिताजी हैं आपके। पिताजी तुम्हारे भी तो हैं। तुम संभाल लो ना। वैसे भी मुझसे तुम लोगों का बोझ नहीं उठाया जाता है। ऐसा बोल अमित वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुक्मणी के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और रुक्मणी उन्हें सारी बात बताती है। परेशान ना हो तुम। शायद दामाद जी काम को लेकर परेशान होंगे। रुक्मणी और सारे परिवार वाले अमित का इंतजार करते हैं। फिर कुछ देर बाद उसके माता पिता चले जाते हैं और रुक्मणी खुद दोनों बच्चों के साथ जाकर अपने ससुर जी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उस रात अमित घर नहीं आता। अगले दिन रुक्मणी दुकान जाती है तो उसे पता चलता है अमित सारा सामान और पैसे लेकर चला गया है और एक चिट्ठी छोड़ गया है जिस पर लिखा था, रुक्मणी, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। मैं सारा सामान और पैसे लेकर जा रहा हूँ। मैंने दुकान भी बेच दी है। रुक्मणी निश्चय करती है कि स्वयं अपने परिवार का भरण पोषण करेगी। वो दिन के समय घर का काम, ससुर जी की सेवा और बच्चों का ध्यान रखती है और रात में चूड़ियां बनाने का काम करती है। फिर बाजार में जाकर बेच कर आती है। एक दिन रुक्मणी चूड़ियां बेच रही थी, तभी एक औरत, बहुत अच्छी है। हाँ हाँ दीदी, लो ना, जो भी पसंद आ रहा है आपको ले लो। ये सब तुम कहाँ से लाई हो? ये सब मैंने खुद बनाई है। बहुत अच्छी है।
और बहुत सुंदर भी, रंग बिरंगी। वो महिला बहुत सारी चूड़ियां खरीद लेती है। उस महिला का पति शहर में कारोबारी था। उसके शहर में बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान होती है। वो महिला अपने पति को सारी चूड़ियां दिखाती है। ये चूड़ियाँ तुमने कहाँ से खरीदी? एक औरत है, वो आती है बेचने, दिन में अपने 2 बच्चों के साथ। अगले दिन उसका पति अपनी पत्नी को लेकर उसके घर आते हैं। दीदी जी, आप बहुत सुंदर चूड़ियां बनाती हैं। मेरी शहर में दुकान व कारोबार है। मैंने निश्चय किया है अब से हम सिर्फ आपसे ही चूड़ियां लेंगे। रुक्मणी बहुत खुश हो जाती है और चूड़ियों के ऑर्डर भी ले लेती है। अब उसे बाहर जाकर चूड़ियां बेचनी नहीं पड़ती थी। वो घर रहकर ही काम करती और साथ ही सबका ध्यान भी रखती थी। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे। ससुर जी की सेहत में भी सुधार था, पर रुक्मणी उन्हें कोई काम नहीं करने देती थी। बेटी, मैंने जरूर ही कुछ पुण्य किए होंगे जो तुम मेरे घर आई। मेरा बेटा तो कभी मेरे साथ ही नहीं रहा, पर तुमने हर पल मेरी सेवा करती हो। भगवान तुम्हें और इन बच्चों को हमेशा खुश रखे। थोड़ी देर बाद घर का गेट खटखटाने की आवाज आती है। रुक्मणी दंग रह जाती है अपने पति अमित को सामने खड़ा देख। रुक्मणी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी ऐसा नहीं होगा। आप ऐसी उम्मीद भी न करें। आपने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत गलत था मैं। काश आपकी और रुक्मणी की बात मैं समझ पाता। नहीं अमित, मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में भी। रुक्मणी, तुम ही कुछ कहो ना पिताजी से। वो क्या मुझे कुछ कहेगी? मुझसे ज्यादा तो तुम उसके कसूरवार हो अमित। अगर आज वो ना होती तो मेरी जान ना बचती, इन बच्चों का पेट ना भरता। इसने अकेले हम सबका पालन पोषण किया, इतनी मेहनत की। अरे इसने तो बहू होकर बेटे का फर्ज निभाया है। रुक्मणी, मुझे माफ कर दो। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सच बोलता हूँ। मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। हम सब साथ मिलकर रहेंगे। अमित, अब ये सब संभव नहीं है। मैं और पिताजी इन दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। कृपया करके यहाँ से चले जाओ। अमित वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर रुक्मणी अपनी मेहनत से अपना जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।